So, with the vast amount of data which is required in data science processing comes some issues and some major consequences, which leads to some data security issues like data breaches, privacy violations and even biased outcomes. तो बहुत की डेटा सिक्योरिटी इश्यूज जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो डेटा पे काम करने पे आ जाते हैं और इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस के बारे में. तो अ डेटा ब्रीच अकर्स व्हेन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड, स्टोलन और डिस्क्लोज्ड विदाउट ऑथराइजेशन. हम बिना परमिशन के अगर किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं या फिर उनको चुरा लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम डेटा ब्रीच होना. अनऑथराइज एक्सेस हुआ व्हेन यू हैव वीक ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड सम हैकर हैक्स द पर्सनल डेटा, या फिर जो एम्प्लॉय है वो मिसयूज़ कर लेता है कॉन्फिडेंशियल डेटा. तो ये सारी चीज़ें होती है डेटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज एक्सेस में. तो हाउ कैन वी सॉल्व इट? व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन टू दिस इशू? वी कैन इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स, जैसे कि रोल बेस्ड एक्सेस हो. हम इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम एक रेगुलरली ऑडिट कर सकते हैं सिस्टम के एक्सेस लॉग्स को कि कौन कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन कौन एक्सेस कर रहा है. सेकेंड प्राइवेसी कंसर्न होता है, सिक्योरिटी कंसर्न होता है डेटा प्राइवेसी कंसर्न. तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न relates to ensuring that personal and sensitive information is collected and used and shared responsibly, complying with laws. तो कुछ लॉज डिफाइंड है ऑलरेडी डेटा को हैंडल करने के, जिनका नाम है, एक है GDPR और एक है HIPAA. तो ये वायलेशन है, इसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर आप किसी से डेटा कलेक्ट करते हो तो उसका कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो. तो इनके रूल्स को अगर हम वायलेट करते हैं वाइल कलेक्टिंग अ डेटा और शेयरिंग अ डेटा विदाउट द यूज़र कंसेंट, तो वो एक प्राइवेसी कंसर्न हो जाता है. तो इसका एग्जांपल जैसे हम ओवर कलेक्शन कर लेते हैं यूज़र डेटा का फॉर एनालिसिस और फिर हम बाद में उसको थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं वो डेटा विदाउट कंसेंट. तो ये एक प्राइवेसी कंसर्न है और इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय अनोनिमाइज द पर्सनल डेटा. ठीक है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम उसको कवर कर दें, हाइड कर दें या वो ले ही ना, ताकि जो वायलेशंस हैं वो हम ना करें. और अगर हम आगे इस डेटा को सेल भी कर रहे हैं तो कोई इशू ना आए हमारे जो भी यूज़र्स हैं उनको. दिस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डेटा कलेक्शन पॉलिसीज़ और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन, जो कि हमारी स्टैंडर्ड्स मेंटेन है बाय GDPR एंड दिस HIPAA. एक और भी है CCPA विच इज़ फॉर कैलिफोर्निया बेस्ड रेगुलेशंस. नेक्स्ट इज़ डेटा क्वालिटी एंड इंटीग्रेशन. तो पुअर डेटा क्वालिटी जैसे कि एरर्स हो, मिसिंग वैल्यूज़ हो, इट कैन लीड टू इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग इनसाइट्स. अगर हमारी डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर डेटा रिलायबल नहीं है, तो डेटा में आउटपुट जो आएगा, जो हम चाहते हैं, जो हम पैटर्न निकालना चाहते हैं, जो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना चाहते हैं, वो भी ढंग से नहीं होगा. तो डेटा इंटेग्रिटी क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द कंप्लीटनेस एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. तो डेटा क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी दोनों ही मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. और इसमें ये लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज डेटा क्वालिटी, अगर डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है इट कैन लीड टू इनकरेक्ट एनालिसिस. अब इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैनिपुलेटेड होता है डेटा, मैनिपुलेटेड डेटा लीड टू बायस्ड आउटकम. अगर हम खुद से अपने डेटा में हम मैनिपुलेशन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं वैल्यूज़ की, तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो करेक्ट नहीं आएगा, इनएक्यूरेट आएगा. तो इन्हीं चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. और हमें इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करेंगे? इंटेग्रिटी तब होता है जब हम लॉस कर देते हैं, लॉस ऑफ क्रिटिकल डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और स्टोरेज. जैसे हमने इसे स्टोर करा कहीं पे एंड वो स्टोरेज इनफ नहीं थी, डेटा ज़्यादा था तो डेटा लॉस हो गया, ऐसी चीज़ हो सकती है. तो वी कैन रिजॉल्व इट बाय इम्प्लीमेंटिंग डेटा क्वालिटी चेक्स, है ना. वी कैन इम्प्लीमेंट रॉबस्ट वैलिडेशन एंड क्लीनिंग मैकेनिज्म. ऐसे अच्छे मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, कि हमारे वो डेटा को मतलब बायस ना कर दे. वी कैन ऑल्सो यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ताकि हम ये इंश्योर करें कि डेटा इम्यूटेबल हो, कोई भी आके कहीं से भी आके उसमें चेंजेस ना कर दे.
and we should always have a backup data to prevent loss. Regularly we should have a data backup. नेक्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू इज़ सिक्योर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन. अब इतना सारा डेटा है, वी हैव सो मच डेटा, तो अगर हम उसकी इम्प्रॉपर डेटा स्टोरेज करें या उसे ढंग से ट्रांसमिट करना है ढंग से नहीं करें तो ओवर द नेटवर्क्स, तो क्या होगा कि इट कैन एक्सपोज द डेटा टू द अनऑथराइज एक्सेस. जिसको हम चाहते नहीं हैं उसको एक्सपोज हो सकता है डेटा. तो इस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेटा है, इट इज़ बीन इंटरसेप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो हम उसको किसी के थ्रू भेज रहे हैं, तो देयर माइट बी अ मिडल मैन हु कैन एक्सेस इट, हु कैन मिस यूज़ इट. तो स्टोरिंग द सेंसिटिव डेटा ऑन अनसिक्योर्ड सर्वर्स, अगर हम उसे इस सर्वर के थ्रू भेज रहे हैं जिसमें कोई भी हैकर हैक कर सकता है या वो सिस्टम सिक्योर नहीं है, तो इट कॉजेज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन. तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सिक्योर स्टोरेज सॉल्यूशंस, जैसे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें एंड सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जैसे कि HTML की प्रोटोकॉल्स जो होती हैं, HTTPS हो गया, सिक्योर वर्जन्स यूज़ करें. और भी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जैसे लैक ऑफ प्रॉपर इंक्रिप्शन. अगर हम डेटा को इंक्रिप्ट ना करें प्रॉपरली, उसको हाइड ना करें, तो वो इट इज़ वेरी मच वल्नरेबल टू थेफ्ट. फिर इनसाइडर थ्रेट्स भी होती है, जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दे मिस यूज़ दिस एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा. देन वल्नरेबिलिटीज़ इन मशीन लर्निंग मॉडल. अगर हमारी मशीन लर्निंग मॉडल इतनी अच्छी नहीं है एंड उस पर अगर कुछ अटैक्स हो एंड दे कैन मैनिपुलेट आवर मॉडल्स, तो उससे भी इनकरेक्ट आउटपुट्स निकलेंगे. एंड थर्ड पार्टी रिस्क भी होते हैं, जैसे कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं विद वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, दे कैन ऑल्सो एक्सपोज आवर डेटा. सो दीज आर द की. सो अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट टिपिकली फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड लाइफ साइकिल. तो एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाने में के लिए एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ साइकिल होता है और उसमें सेवरल स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, देन डिप्लॉइंग एंड मॉनिटरिंग द सोल्यूशन. हम सारी चीज़ें करते हैं, पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को क्लीन करते हैं. अगर कोई मिसिंग वैल्यू हो, कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा आउटलायर हो, आउटलायर मतलब कि जो वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही है, जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनमें सेट नहीं बैठ रही है. फॉर एग्जांपल एज इज़ सेट टू 100 और हमारे वो डेटा में डेटा एज ग्रुप जो है हमारा वो 30 और 40 के ग्रुप को जज कर रहा है. तो अगर कोई उसमें एज 100 लाई कर रही है तो इट इज़ एन आउटलायर, और वो हमारे डेटा की इनएक्यूरेट आउटकम्स भी मतलब प्रोड्यूस करने में उसका हाथ हो सकता है. तो डेटा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. फिर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, EDA, मतलब कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारा डेटा जो फीचर्स हैं हमारे डेटा में, जो कॉलम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कैसे इंटर रिलेटेड हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है और कैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. डेटा जो है फीचर्स उसमें कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें हम फीचर्स को समझते हैं, हमें शॉर्ट करना है, बड़ा करना है, कितने फीचर्स चाहिए, कितने रिक्वायर्ड हैं आउटकम के लिए, कौन से आउटकम में कुछ अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना. जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, तो रोल नंबर हमारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता. तो कैसे रिलेटेड और अनरिलेटेड फीचर्स को अलग करना. फिर हम मॉडल को बिल्ड करते हैं, ऐसे इवैल्यूएट करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर डिप्लॉय करते हैं. और उसके बाद डिप्लॉय मतलब कि उसको हम जब जैसे यूज़र इंटरफेस और हमारा जो कोड है उसको हम कनेक्ट करके उसमें जब हम यूज़ करते हैं, यूज़र इंटरफेस यूज़र को देते हैं टू यूज़ इट, तो हम डिप्लॉय कर रहे हैं. फिर हम मॉनिटर करेंगे उसको कि वो एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड मेंटेनेंस रिक्वायर होती है आफ्टर अ वाइल. फिर उसके बाद हम उसको कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन भी करते हैं. जब हमने कोई मॉडल बनाया है, तो हमारा अगर बिज़नेस मॉडल है तो हम स्टेक होल्डर्स में बैठ के उसको डैशबोर्ड के थ्रू उसको दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे हमारा जो डेटा है ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये पैटर्न्स ऑब्जर्व हुए हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं. तो हम इन स्टेजेस को थोड़ा सा पढ़ते हैं. तो सबसे पहले होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, दैट इज़ वी आर फ्रेमिंग द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे समझना, क्लियरली डिफ़ाइन करना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद डेटा को लेना है. तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम
domain and stakeholders requirement is the first step of any data science project life cycle. हम क्या करते हैं, वी ट्रांसलेट दी डेटा क्वेश्चन इनटू द डेटा साइंस ऑब्जेक्टिव. तो जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं करना, हम उसको अपने डेटा साइंस ऑब्जेक्टिव में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. और फिर उसके बाद हम सक्सेस मैट्रिसेस भी डिस्कस करते हैं कि क्या हमें ज़्यादा चाहिए, हमें टाइम सेविंग चीज़ चाहिए या एक्यूरेसी बहुत आनी चाहिए, ऐसे करके. एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर एक रिटेल कंपनी है एंड इट वांट्स टू प्रेडिक्ट द कस्टमर चर्न, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू आइडेंटिफाई कि कस्टमर्स लाइकली टू स्टॉप यूजिंग द सर्विस. तो हमें ये देखना है कि कब जो हमारा कस्टमर है वो स्टॉप मतलब सर्विसेज यूज़ करना कब बंद कर रहा है. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया जो बिजनेस से हमने अपना बनाया. सेकेंड इज़ डेटा कलेक्शन. अब हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, हमने क्लियरली स्टेट कर लिया हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए. अब हमें उससे रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करना है, हमें कस्टमर्स का डेटा अब कलेक्ट करना है. तो गैदर रेलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस. और इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे डेटा सोर्सेज, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग से या फिर सेंसर से या फिर डेटा बेसिस से कलेक्ट करके हम उसको, या तो स्ट्रक्चर्ड होगा मतलब या तो टेबल्स की फॉर्म में होगा, या तो अनस्ट्रक्चर्ड होगा यानी टेक्स्ट होगी, इमेजेस होंगे. तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, डेटा कलेक्शन में हमें राइट सेट ऑफ डेटा लेना होता है. हाई क्वालिटी डेटा होगा और अगर बहुत अच्छा डेटा होगा तो मीनिंगफुल रिजल्ट्स आएंगे. तो इट इज़ वेरी क्रूशियल टू हैव द टारगेटेड डेटा. तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होता है डेटा सोर्सेज, हमें लोकेट करना होता है कि जो वही डेटा हम यूज़ करें जो हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा. सेकंड, हमें जो कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके इंटीग्रेट करना है डेटा को. मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं डेटा को, तो वो हमारी ड्यूटी है टू इंश्योर कि जो हमारा डेटा है जो अलग अलग जगह से आया है हम उसको इंटीग्रेट करें, जोड़ें एंड वो एक कंप्लीट कंसिस्टेंट डेटा सेट में बने. हम इसमें SQL, पाइथन लाइब्रेरीज एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कलेक्ट सेल्स डेटा, है ना, सेल्स का डेटा कलेक्ट करा, या फिर कस्टमर डेमोग्राफिक कलेक्ट करा, या फिर हमने ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज कलेक्ट करी. थर्ड स्टेप इज़ डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग. तो अब हमने जो डेटा कलेक्ट करा है कहीं कहीं जगह से, कई बार होता है कि डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ हो या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हो जो हमें चाहिए ना हो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज़ या फिर जो एरर्स हैं या फिर जो इनकन्सिस्टेंसी है हमारी डेटा में, तो उन सबको हैंडल करना ताकि जो हमारा डेटा है वो एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाए. तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग कलेक्शन फेज वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब टेक्स्ट या इमेजेस की फॉर्म में होता है, प्रॉपर टेबल में नहीं होता, या फिर इररेलेवेंट भी होता है कई बार. तो अगर बैड डेटा होगा, अगर वो इररेलेवेंट डेटा होगा तो इट विल प्रोड्यूस बैड रिजल्ट्स और एक्यूरेसी तो फिर ख़राब ही होगी. तो जो एफिशिएंसी है, जो हमारे जो डेटा की एक्यूरेसी है, जो हमारे डिसीजन जो रिज़ल्ट आएगा वो डिपेंड करता है कि हमारी डेटा की क्वालिटी कैसी है. तो ये वाला जो स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, दिस इज़ द स्टेप, इट इज़ मोस्ट टाइम इंटेंसिव स्टेप, क्योंकि इसमें वी आर फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग फ्लॉज ऑफ डेटा विच इज़ वेरी एसेंशियल टू बिल्ड एन इफेक्टिव मॉडल. इसमें भी हम क्या करते हैं, इनकोड कैटेगोरिकल वैल्यूज़ एंड न्यूमेरिकल नॉर्मलाइज न्यूमेरिकल डेटा. तो हम कई बार क्या करते हैं, इनकोडिंग करते हैं. जैसे कि मान लो अगर मेल फीमेल है तो हम उसको इनकोड कर दें 0 and 1, 0 फॉर मेल 1 फॉर फीमेल, ऐसे. तो इनकोडिंग करते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं ताकि डेटा एक ऐसे फॉर्मेट में हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आउटकम मिले. तो इसमें जैसे एग्जांपल अगर हम इसका लें, जैसे हम फिल कर रहे हैं मिसिंग इनकम डेटा, जैसे कईयों ने इनकम नहीं डाली है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो जितना भी हमारे डेटा है उसका हम एवरेज लेंगे, मीन लेंगे, और जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू है हम उधर फिल कर देंगे. तो इससे क्या होगा, ये जो इररेलेवेंट डेटा था, जो मिसिंग वैल्यूज़ थी, जो हमारे मशीन लर्निंग में बाद में जब हम डेटा बनाएंगे उसमें प्रॉब्लम करेगा, वो नहीं करेगा. तो हम जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको फिल कर देते हैं, या तो हम उसमें एवरेज से फिल कर देते हैं या फिर हम मोड से फिल कर देते हैं. मोड मतलब द मोस्ट अकरिंग नंबर, तो मोस्ट अकरिंग नंबर से फिल कर दिया ऐसे. या फिर हम ड्रॉप भी कर सकते हैं रोज़ विद एक्सेसिव नल, जिसमें बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज़ हैं, वो तो हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी लाएगा, तो हम उसको ड्रॉप ही कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. तो इट इज़ अ क्रूशल स्टेप
जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है, तो इट इन्वॉल्व्स गेनिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा यू आर वर्किंग बिफोर एक्चुअली डाइविंग इनटू द मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब कि हमें अपने डेटा को जानना है, तो हाउ वी विल नो आवर डेटा। अगर हम ग्राफ्स की फॉर्म में देखें कि ओके ये चीज़ें इसमें हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ है, इतना डेटा ज़्यादा है, येस वाले इतने हैं, नो वाले इतने हैं। सो अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके अपने डेटा को देखोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू बी नोइंग योर डेटा, है ना। तो टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। हम इसमें ग्राफ्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, पाई चार्ट्स बनाते हैं, जिसमें ही हमारी रिलेशनशिप दिख जाए हमारे डेटा के फीचर्स की, वो हम इसमें परफॉर्म करते हैं। तो इससे हमें कोरिलेशन पता चल जाता है, जैसे हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स वगैरह बना के। और हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कौन से फीचर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, कौन से फीचर्स डिपेंडेंट हैं। और हम इसमें अनोमलीज भी, मतलब कि आउटलायर्स, जो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है हमारी दूसरी वैल्यूज़ की, जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग एक वैल्यू या दो वैल्यू बहुत एक्सट्रीम्स हैं, जो हमारे फिर बाद में प्रोजेक्ट में इफ़ेक्ट आती हैं आउटकम में। तो उन सबको डिटेक्ट करने में ग्राफ्स आर वेरी यूज़फुल। नेक्स्ट हम बात करें फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, क्रिएट एंड सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट फीचर्स। फीचर इंजीनियरिंग मतलब कॉलम्स को हम फीचर्स कहेंगे, तो फीचर की इंजीनियरिंग करना, वो फीचर सेलेक्ट करना जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अभी हम ईडीए करके आए हैं, ईडीए में हमने देखा कि ओके एज और जो इनकम है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे इनकम बढ़ रही है। तो ये हम फीचर इंजीनियरिंग में ये देखेंगे कि कौन से ज़्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से डिपेंडेंट है या आउटकम में बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने से क्या होता है कि हमारे जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। की सेलेक्ट की वेरिएबल्स यूजिंग मेथड्स लाइक कोरिलेशन, डोमेन नॉलेज। तो हम अपनी कोरिलेशन करके या कुछ ऐसे मेथड्स लगा के हम वो मेथड फीचर सेलेक्ट करते हैं जो बहुत ज़रूरी है। और हम इसमें फीचर इंजीनियरिंग में न्यू फीचर्स भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, हमारे डेटा में जैसी रिक्वायरमेंट है। हम इसमें डायमेंशनैलिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि जैसे बहुत सारे फीचर्स हों। अगर मान लो हमारा जो डेटा है उसमें 500 कॉलम्स हैं, अब इतने सारे फीचर्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो इतने सारे फीचर्स होंगे तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम ही आएगी। तो उसको रिड्यूस करना, इसी को हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो वो कॉलम्स को रिड्यूस करना भी फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। इसमें हम पाइथन यूज़ करते हैं, स्काईकिट लर्न लाइब्रेरी यूज़ होती है पाइथन की। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टाइम बिटवीन द परचेज एज अ न्यू फीचर, तो हम न्यू फीचर बना सकते हैं एवरेज टाइम ऑफ परचेज वाला। नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉडल बिल्डिंग। अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हमने उसको क्लीन भी कर लिया, हमने फीचर इंजीनियरिंग कर ली, अब हम करेंगे मॉडल बिल्डिंग। दैट इज़ हम अपने मशीन लर्निंग जो मॉडल हम जो भी चूज़ करेंगे उसको हम ट्रेन करेंगे इस डेटा पे और उसको इवैल्यूएट करेंगे और सॉल्व करेंगे डेटा की प्रॉब्लम को। तो जो डेटा होता है ना उसको हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक होता है ट्रेनिंग डेटा, कि कुछ डेटा हम ट्रेनिंग के लिए देते हैं कि देखते हैं इस डेटा को डाल के कि ट्रेन ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर वैलिडेशन के लिए देते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग अगर कोई चेंजेस आते हैं उसके बाद हमने चेंजेस करके वैलिडेशन के लिए, एंड देन वी यूज़ सम डेटा फॉर टेस्टिंग एज वेल। बाद में जब पूरा बन जाए देन वी आर गिविंग इट फॉर टेस्टिंग। तो दिस इज़ हाउ मॉडल बिल्डिंग वर्क्स। और हम ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा मशीन लर्निंग मॉडल्स, कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉडल बिल्डिंग में हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाते हैं एंड डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, और आधा डेटा ट्रेन में जाता है, आधा डेटा टेस्टिंग में जाता है, एंड ऐसे मॉडल बिल्डिंग होती है। फिर उसके बाद हम मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं। अब हमने मॉडल बना लिया तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट मैट्रिसेस। तो काफ़ी सारे ऐसे वेज होते हैं मशीन लर्निंग में जिससे हम अपने मॉडल को देख सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो कितना सही से प्रिडिक्ट कर रहा है ट्रू, है ना, ये सब चीज़ें। और बहुत सारे मॉडल मैट्रिसेस होते हैं, प्रिसिशन होता है, रिकॉल होता है, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे अच्छे से।
तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए होता है। रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है, रिग्रेशन मतलब जैसे जो कैटेगरिकल वैल्यूज़ होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, सॉरी, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये रूट मीन स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये सब यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। अब हमें जो भी हमने ट्रेन टेस्ट कर लिया, मॉडल बना लिया, इवैल्यूएट कर लिया, अब हम उसको डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय द ट्रेन मॉडल इनटू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फॉर रियल वर्ल्ड यूज़। अब हमने जब यूज़र के लिए दे दिया तो मतलब हमने डिप्लॉय कर दिया। फिर हम इसको API बिल्ड करते हैं, UI बिल्ड करते हैं, और फिर उसके बाद उसको डिप्लॉय कर देते हैं, और उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो जब हम कंटिन्यूसली उसका ट्रैक रखते हैं कि मॉडल परफॉर्मेंस इंश्योर करते हैं कि सही है और ये इफ़ेक्टिव भी है ओवर टाइम या फिर बर्न आउट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और अपडेट करते रहना मॉडल को अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू प्रॉब्लम्स विच आर अकरिंग इन द सोसाइटी। फिर उसके बाद लास्टली वी हैव टू कम्युनिकेट प्रेजेंट द इनसाइट्स एंड फाइंडिंग टू द स्टेक होल्डर्स। जो बिजनेस ओनर्स हैं जिनके लिए हमने ये मॉडल बनाया है, उनको वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो डैशबोर्ड बना सकते हैं यूजिंग पावर BI और टैब्लू, एंड वी कैन विजुअलाइज कि ये हमने करा था, दिस इज़ हाउ इट केम आउट, दिस आर द आउटकम, दिस इज़ द पैटर्न। उससे फिर उसके बेसिस पे दे मेक फर्दर डिसीजंस फॉर देयर company and whatever business they are operating. So these were we discussed the life cycle of the data science project in detail. Now we'll discuss the data collection strategies. अब हमने देखा था कि डेटा कलेक्ट करते हुए क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, बट डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। तो डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग द इन्फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर डेटा कलेक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू ओनली कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वन सोर्सेज, देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज एंड देन यू इंटीग्रेट देम। तो इसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन हम करते हैं, जैसे प्राइमरी होता है या तो सेकेंडरी होता है। सो प्राइमरी डेटा इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। जैसे कि हम कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो सर्वे में क्या होता है कि यू आर डायरेक्टली टेलिंग योर यूज़र टू गिव योर डेटा। तो दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स। एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इज़ when the data is already been collected और किसी database में पड़ा हुआ है, तो it is processed या फिर published by any other person or company, तो वो होता है secondary data। तो primary data is directly collected by the researcher and secondary data is pre-existing, it already exists। कॉस्ट जो होती है प्राइमरी डेटा की हायर होती है ड्यू टू द रिसोर्सेज नीड, है ना। तो समटाइम्स यू हैव टू पे समवन टू गिव योर इंफॉर्मेशन एंड सच दैट, बट सेकेंडरी डेटा इज वी कैन ईजिली फाइंड इट ऑन गूगल और वेर एवर सम डेटा सोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन फ्री। Customization, primary data is fully customizable, whereas secondary data there is limited flexibility to customize। एक्यूरेसी की बात करें तो प्राइमरी डेटा में हाई एक्यूरेसी होती है, हाईली एक्यूरेट है अगर हम उसको अच्छे से कलेक्ट करें। इफ़ इट इज़ नॉट अंडर बायस्ड इन्वायरमेंट या ऐसा कुछ नहीं है, तो इट इज़ हाईली एक्यूरेट। और सेकेंडरी डेटा वी डोंट नो हु गैदर्ड इट और इफ़ इट हैज़ एनी काइंड ऑफ biased data, तो it may have errors or we don't know that। तो प्राइमरी डेटा मेथड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मैंने अभी आपको डिस्कस करा सर्वेज, क्वेश्चनियर्स। तो स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज़ करे जाते हैं टू डायरेक्टली टू आवर पार्टिसिपेंट्स कि ओके टेल हाउ वाज अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल देयर वाज एन इवेंट इन कॉलेज, तो हमें एक सर्वे दिया गया कि एवरीवन हैव टू फिल दिस सर्वे और हमें बताओ कि हाउ वाज द इवेंट, व्हाट वाज द लाइक्स डिसलाइक्स। सो उससे क्या होगा कि दे विल देन गैदर द डेटा, प्रोड्यूस इनसाइट्स कि ओके दिस वाज द थिंग आवर चिल्ड्रन डिडंट लाइक and this was the thing they preferred more, so we'll execute it more in future. So this is how surveys and questionnaires work. Advantage is that it is cost effective for larger groups and easy to analyze, but it may suffer with response biases. Sometimes what people does is okay tick 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 tick, they don't even read it, they are not even true to themselves, तो ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हम कंट्रोल स्टडीड करते हैं। कंट्रोल स्टडीज़ मतलब कि हम बिठा देते हैं जो भी यूज़र है, पार्टिसिपेंट है, एंड देन वी ऑब्जर्व देम, है ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ
उनको प्रोवाइड करते हैं, दे टेस्ट देम, मैनिपुलेट करते हैं उनके ऑब्जर्वेशंस। इसके भी एडवांटेज है कि हाई एक्यूरेसी होती है क्योंकि कंट्रोल सेटिंग होती है, यू आर गेटिंग द रिजल्ट हाउ यू वांट इट टू बी, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हमें फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स करना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगेंगे एंड इट मे नॉट जनरलाइज टू रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स, तो बहुत सारे गवर्नमेंट डेटा बेसिस प्रेजेंट हैं वेबसाइट्स पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, जैसे पॉपुलेशन की, इकोनॉमी, हेल्थ, ये सारे जो डेटा सेट्स हैं ये गवर्नमेंट रिलीज़ करती है एंड फॉर द स्टडी, और दे आर रिलायबल और इनको अपडेट भी करा जाता है रेगुलरली, तो हम इनके बेसिस पे भी कर सकते हैं, बट दे आर समटाइम्स आउटडेटेड। फिर दूसरे तरह के होते हैं जो पब्लिक डेटा सेट या रिपोजिटरीज होते हैं, जैसे कि कैगल पे मिलता है। कैगल कईयों को पता भी होगा, कोडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उधर बहुत सारे डेटा सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं, तो दे आर फ्रीली अवेलेबल फॉर रिसर्च एंड कवर डाइवर्स डोमेन्स। बहुत सारे वहाँ पे फ्रीली डेटा सेट अवेलेबल होते हैं, सो दे आर एक्सेसिबल एंड यूजफुल, बट इट मे लैक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होते। कई बारी अगर आपको कुछ अपने लिए कुछ नया बनाना है तो देयर माइट बी इट इज़ पॉसिबल दैट यू नेवर गेट द डेटाबेस यू रिक्वायर। देन कंपनी रिपोर्ट्स, कुछ कंपनी अपना डेटा रिलीज़ कर देती है, एंड एनुअल रिपोर्ट्स हो गए या फिर मार्केट रिसर्च हो गए, जैसे एप्पल, मैकिन्जी, ये सारे अपनी रिपोर्ट्स कई बार रिलीज़ करते हैं, तो उन डेटा सेट्स के ऊपर भी हम वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल सकते हैं, ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो बायर्स या फिर पेड एक्सेस होता है, यू हैव टू पे समथिंग। ऐसे ही वेब स्क्रैपिंग भी होता है, जैसे कि ब्यूटीफुल सूप और ये सेलेनियम, ये कुछ वेब स्क्रैपिंग टूल्स होते हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रियल टाइम डेटा, तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं।